तो हाँ जी बच्चों, क्लास 9th वालों, आज आपके सामने जो चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, बहुत ही ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम है। आप सोच नहीं सकता मैं कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स को एनसीईआरटी से कैसे पढ़ते हैं, कैसे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ी जाती है। इसलिए आज मैं लाइन बाय लाइन आपको सिखाऊंगा एनसीईआरटी को पढ़ना, तब आपको समझ में आएगा कि पढ़ने में, पढ़ाने में, समझने में क्या फ़र्क होता है। इसलिए एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज़ लेकर आया हूँ। चलिए एक एक लाइन का हम पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए सुनते हैं एक एक बात को। हम सबसे पहले ध्यान से बातों को देखते जाइएगा। पहली लाइन में लिखा, एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ द मैटर। कुछ भी नहीं है। तो ये देखो, पहले लिखा आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी। पहले चैप्टर में आपने पढ़ लिया है मैटर के बारे में। अब ये बात आती है, क्या मैटर को और डिवाइड किया जा सकता है या कि नहीं। तो बहुत पहले अराउंड 500 BC एक साइंटिस्ट ने, महर्षि कनाड, ठीक है ना, इन्होंने ये बोला, पास्टुलेट दिया, इफ़ यू गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, यानी अगर आप पदार्थ को डिवाइड करते रहेंगे तो आपको स्मॉलर, छोटे से छोटा मिलता जाएगा। अल्टीमेटली आखिरकार एक स्टेज ऐसा आएगा, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल आएगा कि उस पे बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। जाहिर सी बात है, एक ऐसा तो आएगा भाई, आप किसी भी चीज़ को तोड़ते जाइए, एक वक्त ऐसा आएगा जब उसको और तोड़ा नहीं जा सकता। तो उन्होंने उसका नाम दिया था परमाणु। क्या नाम दिया था? परमाणु। दूसरे एक और साइंटिस्ट आए थे, पकुड़ा कट्याम, जो भी हैं, है ना, पकुड़ा कट्याम नाम, संस्कृत आई थिंक उस टाइप का नाम है ना। तो थोड़ा सा जो होते थे गुरु वगैरह पुराने ज़माने के, इलेबोरेट दिस डॉक्ट्राइन एंड सेड दैट द दीज पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ। अब इन्होंने बहुत मस्त बात बताई। उन्होंने कहा ठीक है, ये जो पार्टिकल होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं नॉर्मली इन कंबाइंड फॉर्म। ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी अकेले नहीं रहते हैं, ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, जिससे क्या मिलता है, अलग अलग फॉर्म के मैटर मिलते हैं। ये अराउंड द सेम एरा, इसी एरा में, इसी ज़माने में ग्रीक फिलोसफर आए थे यहाँ, डेमोक्राइटस एंड ल्यूकिपस, है ना। अब साइंटिस्ट को एक एक नाम यहाँ से अगर उठा लेगा ना तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, भाई साहब ये कहाँ दिया हुआ है, ठीक। इन्होंने कहा कि इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। इन्होंने भी वही बात कही जो हमारे यहाँ के इंडियन के गुरुओं ने कहा था कि उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। डेमोक्राइटिस कॉल दीज इंडिविजुअल पार्टिकल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डेमोक्राइटिस थे, इन्होंने इस इनडिविजिबल पार्टिकल को एटम बोला, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मीनिंग इनडिविजिबल, यानी जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन द फिलोसफिकल कंसिडरेशन, यानी ये कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, ये फिलॉसफी थी, है ना। इस वक्त तक एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, ये 18th सेंचुरी का मामला हो। अब बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंट बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। जो आगे ये चैप्टर अलग पढ़ चुके हैं आप, कि साइंटिस्ट ने एलिमेंट और कंपाउंड में डिफ्रेंशिएट कर लिया था। एंड ये जानना चाहते थे कि वाई एलिमेंट कंबाइन, एलिमेंट क्यों कंबाइन करता है। अब यहाँ से आते हैं एंटोनी एल लिवाइजर, ये नाम बहुत हमेशा याद रखिएगा, केमिस्ट्री के दादा हैं, केमिस्ट्री के बाप हैं। लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस, तो इन्होंने ये फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस दिया था। ये भी देखो एक लाइन बता रहा हूँ। बाई इस्टेब्लिशिंग 2 इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 2 इंपॉर्टेंट लॉ इन्होंने बताए थे। पहला, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, पहला लॉ यहाँ से अब शुरू होता है। द फॉलोइंग 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर इस्टेब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटल बाई लेवाइजर एंड प्राउस्ट। तो एक तो क्या उन्होंने किया था, एक लेवाइजर ने दिया था और एक जो है प्राउस्ट ने दिया था। आगे हम बात करते हैं। पहला है आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक। तो यहाँ से आपको साइंटिस्ट के नाम मिल गए, यहाँ से बात शुरू होती है। पहला लॉ हमेशा पूछा जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। इनका कहना है, क्या जब केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या मास चेंज होता है या नहीं। तो आइए एक्टिविटी समझते हैं। क्या यहाँ बहुत सारे नाम हैं, मैं अलग से भी आपको बताऊंगा। देखो दिया हुआ है कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। तो पहले यहाँ पे मैं इनके फार्मूले आपको लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। पहला कहाँ लिखूँ, ओके ठीक। तो यहाँ मैंने छोटा सा लिखा Cu कॉपर, और ये होता है सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और दूसरा आपको दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, तो ये होता है Na2CO3। चूँकि आपको फार्मूला अगले वाले चैप्टर में या शायद इसी में लास्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा। अगला दिया है बेरियम क्लोराइड, तो ये क्या हो जाएगा, अगर याद रख लीजिए तो बहुत अच्छा है। देखो बेरियम क्लोराइड BaCl2, और साथ में आपको दिया है सोडियम सल्फेट, तो सोडियम यानी Na2SO4, सोडियम सल्फेट, ठीक। अगला दिया है लेड नाइट्रेट, तो लेड होता है Pb,
और नाइट्रेट होता है NO3। अब देखो एनसीईआरटी ने एक गलत काम किया है, मैं क्रिटिसाइज करता हूँ इस बात को लेके, पीरियोडिक टेबल ही हटा दिया है, तो आपको ये नाम में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो कोई बात नहीं। अभी देख, इनका कहना ये है कि सबको अलग अलग आप प्रिपेयर करिए, 5% सॉल्यूशन प्रिपेयर सेपरेटली, यानी ये तीनों को अलग अलग, एक बार ये दोनों को मिलाई, एक्स और वाई को, पहले वाले को, फिर अलग बीकर में अलग, तो 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर, एनी वन किसी एक पेयर को लीजिए एक्स और वाई में से, और 10 ml वाटर में मिलाइए। टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन वाई, तो एक बार एक्स को मिलाइए पानी के अंदर, एक बार उसी बीकर में वाई को मिलाइए कोनिकल, और इग्नाइट करिए इग्निशन ट्यूब के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली, सी दैट द सॉल्यूशन डू नॉट गेट मिक्स। ठीक है ना, ये सॉल्यूशन गेट मिक्स, डू नॉट गेट मिक्स विद अ कॉर्क, और ये कॉर्क आप ऊपर लगा दीजिए। अब एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, देखो लिखा है इग्निशन ट्यूब कंटेनिंग, ये जो इग्निशन ट्यूब आपको कंटेनिंग, इसमें एक्स का सॉल्यूशन है जो आपको इसमें से कोई एक, और इसको डिप्ड इन अ कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क में डाल दीजिए कंटेनिंग वाई सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ द वाई। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, फिगर बना हुआ है। अब देखते हैं धीरे धीरे इसमें क्या क्या होता है। उन्होंने कहा कि वेट द फ्लास्क विद इट्स कंटेंट केयरफुली, तो पहले इसको नाप लीजिए जो भी कंटेंट के साथ है। नाउ टिल्ट एंड स्वर्ल द फ्लास्क, अब सुनो क्या करना है, ध्यान से बात को समझना। नंबर जैसे देखो ध्यान से, एक सॉल्यूशन देखो यहाँ पे है नंबर 1 कोई भी, तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए देखो मिटा देता हूँ। तो मैंने इसको मान लिया एक्स सॉल्यूशन, इस वाले को मान लिया वाई सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो पहले एक्स और वाई को नापा, एक्स और वाई को वेट कर लिया। अब क्या कह रहा है कि भैया देखिए दोनों को टिल्ट कर लीजिए और सो दैट अब इस सॉल्यूशन को मिला दीजिए। बात समझना, पहले सॉल्यूशन को मत मिलाइए ताकि नाप लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन को मिला दीजिए और फिर से नापिए। अब कहानी आपको समझ पाई है, ठीक है ना। तो एक बार पहले दोनों को एक साथ नाप लीजिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोलूँ कि देखिए दूध और पानी है, तो दूध के ऊपर पानी रख दीजिए और उसको नाप लीजिए, मान लो 10-100 ग्राम आया दोनों मिला के। अब पानी को दूध में डाल दीजिए और फिर नापिए, तो वही सॉल्यूशन है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना, उन्होंने कहा कि व्हाट विल हैपन इन द रिएक्शन फ्लास्क। अब क्या क्या होगा, रिएक्शन होगा, तो मैं ये यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूँ आगे। देखो ध्यान से देखो, पहले वाले में तीनों में मैं लिख देता हूँ। जब इनकी, अरे भैया यही इसमें प्रॉब्लम होती है यार। ओके चलो डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ। देखो जब इसकी रिएक्शन होगी, इसकी रिएक्शन होगी, इसकी, हालांकि एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती इस बात को, बट मैं लिखता हूँ क्योंकि आप उन तो भैया सब बताएगा। तो देखो ये रिएक्शन होगी, अभी पूरा एक बार पहले समझ लो बात को। ये रिएक्शन होगी यानी एटम एक्सचेंज हो जाएंगे। यहाँ आपको वाइट कलर मिल जाएगा, वाइट पीपीटी, पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, है ना। ओके अगले वाले में आपको मिल जाएगा CuCO3 कॉपर कार्बोनेट मिल जाएगा, और साथ में आपको मिल जाएगा Na2SO4। ये पूरी बात बता रहा हूँ एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है। ये कलर आपको मिलेगा ग्रीन, ग्रीन पीपीटी मिलेगा, प्रेसिपिटेट, है ना, प्रेसिपिटेट आपने नाम सुना होगा। ये आपको मिलेगा PbCl2, और साथ में मिलेगा आपको NaNO3, ये आपको मिल जाएगा वाइट कलर का। तो ये रिएक्शन हो रही है। पहले कौन कौन से, अब देखो अब बात को समझो ध्यान से, एक एक लाइन को समझो। एक्टिविटी लोग छोड़ देते हैं, सही से नहीं बताते हैं। पहले कॉपर के साथ सल्फेट था, अरे वेट, रिएक्शन इधर उधर हो गई है, थोड़ा सा वेट करिए, अब बता देता हूँ कौन कौन सी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वेट करिए थोड़ा सा, थोड़ी सी। कॉपर वाला यहाँ चला आया है, ठीक, ओके चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो ये हटाइए इसको, बद्दे को हटाइए। ओके चलिए, तो कॉपर, जो कॉपर आपको कार्बोनेट था वो कैसा था, ये आपका ग्रीन कलर का था, तो ग्रीन से मल्ले को लिख भी दिया है ना, हालांकि चूज़ नहीं किया था इस तरीके का। ओके, और ये जो आपका BSO4 था ये वाइट है, वाइट से तो लिख नहीं सकते, वाइट हो जाएगा पूरा, तो ये आपका वाइट कलर का था, ठीक। तो ये पूरी रिएक्शन थी, यहाँ कुछ मिट गया है BSO4 के साथ। ओके, Na आपका Cl था, ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये जो सारे, ये जो आपको बने हैं ये इनसॉल्यूबल साल्ट, तो इसे वो ये पूरे हैं प्रेसिपिटेट, जो इनसॉल्यूबल होते हैं, घुलते नहीं है, कलर दिख जाता है। तो रिएक्शन अगर ध्यान से आप देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा। पहले यहाँ कॉपर के साथ कौन था, ध्यान से देखो, कॉपर के साथ सल्फेट था, यहाँ देखो ध्यान से, कॉपर के साथ क्या था, सल्फेट था। अब कॉपर के साथ कौन हो गया है, कार्बोनेट। अब कॉपर के साथ देख लो कौन सा हो गया है, कार्बोनेट हो गया है, ठीक। पहले Ba के साथ क्या था, Cl2 था, अब Ba के साथ क्या हो, सल्फेट हो गया है, एटम का एक्सचेंज हो गया है। पहले Pb के साथ क्या था, NO3 था, अब Pb के साथ कौन आ गया, Cl2, यानी रिएक्शन हो गई है, केमिकल रिएक्शन। तो पहली चीज़ तो इन्होंने ये पूछा है कि भैया क्या हुआ है, तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि यार व्हाट हैपन, हमने ये देखिए
अगली चीज़ पूछ रहा है आपसे कि यार क्या डू यू थिंक द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। हमने कहा हाँ केमिकल रिएक्शन, यस केमिकल रिएक्शन हुआ है। सर कैसे हुआ है केमिकल रिएक्शन, क्या ना, देखो पहले कुछ और बनना था। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या, नया सब्सटेंस बनना। पहले कुछ और था, अब ये क्या बन चुका है, अब ये नया सब्सटेंस बन चुका है। क्या बन चुका है, नया सब्सटेंस बन चुका है। अगला, वाई शुड वी पुट अ कॉर्क। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया आपने कॉर्क क्यों लगाया, ये कॉर्क जो है आपने क्यों लगाया है। तो हमने कहा ये कॉर्क जो है हमने इसलिए लगाया है ताकि कोई मास ना हटे, मास ना स्केप हो। अगर रिएक्शन हो, मास भाग गया तो मास तो कम हो जाएगा ना, ताकि मास ना स्केप हो। पहला रीज़न ये देंगे सर। दूसरा और रीज़न क्या दे सकते हैं भैया, दूसरा रीज़न ये दे सकते हैं कि मान लो आपने थोड़ा सा बोतल को टिल्ट कर दिया, तो जो भी इसके अंदर लिक्विड है कहीं वो बह ना जाए, यानी वो उछल के गिर ना जाए। लिक्विड क्या है, गिर ना जाए, है ना, तब भी मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगला क्या पूछा है, अगला पूछा हुआ है डज द मास ऑफ फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट चेंज। नहीं, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही बात समझ में आई कि भैया देखिए जो मास है, मास ये सेम रहेगा, मास चेंज होगा ही नहीं, मास नहीं चेंज हुआ है। मास जो रिएक्टेंट का जो पहले था एक्स और वाई का, वही बाद में ही है। तो क्या हुआ है, हमने कहा यार कंटेंट चेंज हुआ है। कंटेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। यस सर, यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। और अगर केमिकल रिएक्शन हुई है तो नया सब्सटेंस बना है ना, तो कंटेंट तो चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है सर, कलर चेंज हुआ है। कलर क्या हुआ है, चेंज हुआ है, कलर चेंज हुआ है, कंटेंट चेंज हुआ है, नया चीज़ बनी है। तो अब इससे क्या पता चला, इस पूरी एक्टिविटी से क्या पता चला, पूरी एक्टिविटी से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट, ये स्टेटमेंट, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ना मास को आप बना सकते हो ना, तो अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूं तो लिखूंगा, देखिए एम का मतलब मास। सर जो मास किसका था, रिएक्टेंट का, जो रिएक्टेंट का मास था वही किसके बराबर है सर, प्रोडक्ट के बराबर है। किसके बराबर है, प्रोडक्ट के बराबर है। क्या मतलब, मतलब ये है कि सर एक समझाता हूँ, ध्यान से देखना, समझना, इसी को हाईलाइट करना। सर ये जो ये कॉपर सल्फेट प्लस N2O3 Na2CO3 जो इनका मास है, जो इनका मास है वही इनका ही मास है, वही क्या है, इनका भी मास है। चेंज, ये सिर्फ नई रिएक्शन इधर उधर हो गई है, बाकी मास चेंज नहीं हुआ है। तो ये मैंने एक्टिविटी पूरी आपको समझा दी बहुत बढ़िया तरीके से। अगला आते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये भी लॉ आपसे बहुत बार या हमेशा ही पूछा जाता है। लेवाइजर अलॉन्ग विद अदर साइंटिस्ट नोटेड दैट मेनी कंपाउंड वर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। ज़्यादातर, सारे नहीं, ज़्यादातर 2 एलिमेंट के बने हैं, कंपोज ऑफ 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा के बने हुए हैं। एंड ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। और जाहिर सी बात है जो जितने भी वो आपके कंपाउंड हैं उनमें जो एलिमेंट हैं वो सेम रेशियो के अंदर होते हैं, सेम प्रोपोर्शन के अंदर होते हैं। इर्रेस्पेक्टिव, यानी इसके खिलाफ, मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड कम फ्रॉम, कहाँ से आए हैं उससे मतलब नहीं है ना, कहाँ से आई है उससे मतलब नहीं है। जैसे मान लो हैदराबादी बिरयानी होती है, तो हैदराबादी जो बिरयानी होती है वो बिरयानी ही होती है, कहाँ से आई उससे मतलब नहीं है। ऐसे ही है ना, मान लो हलवा होता है ना, आपने नाम सुना होगा, जैसे मान के चलिए कि जो है किसी कोई ब्रांड है आपका, हल्दीराम का लड्डू हो गया या कोई ऐसा हो गया, तो कहीं से भी आए, किसी भी शॉप से आप खरीदिए तो वो हल्दीराम का ही होता है। तो इसी तरीके से इनका कहना, मैं समझाने का मजाक कर रहा हूँ, आप समझो बात को, मतलब समझ सकते हैं। इन अ कंपाउंड, अब इसका एग्जांपल समझिए, इन अ कंपाउंड, ठीक है ना, सच एज वाटर। तो वाटर क्या होता है, ध्यान से देखिए, तो वाटर होता है, आप ध्यान से देखिएगा, वाटर होता है H2O, H2O। तो इन्होंने कहा कि जो वाटर होता है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ, ध्यान से देखना, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। इनका जो मास है, यानी इनके मास का मतलब क्या है कि देखिए जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनके जो मास का रेशियो है वो क्या है, 1:8, 1:8। इसका क्या मतलब है, अब देख लो ध्यान, इसका मतलब ये है कि अगर 1 ग्राम क्या लेंगे, हाइड्रोजन, तो 8 ग्राम क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन। तो टोटल कितना हो गया सर, 9 ग्राम हो गया टोटल। कितना हो गया, 9 ग्राम हो गया। अब ये कहाँ से आ रहे हैं, अब ये रिवर से आ रहे हैं, देखो ध्यान से, अब ये रिवर से आ रहे हैं, या फिर ये सी से आ रहे हैं, या फिर ये रेन से आ रहे हैं, या फिर ये लैब से आ रहे हैं, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। रेशियो हमेशा कितना होगा, 1:8 होगा। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि भैया इसी तरीके से अमोनिया, अमोनिया क्या होता है इसको भी देख लीजिए। अमोनिया होता है NH3, क्या होता है, NH3। तो इन्होंने कहा कि जो नाइट्रोजन होता है
और जो हाइड्रोजन होता है, जो नाइट्रोजन होता है और जो हाइड्रोजन होता है, इसका जो होता है ये नाइट्रोजन 14:3 कितना होता है 14:3। कहाँ से प्रिपेयर किया है उससे मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई ना। चलिए, तो ये पूरी कहानी इनका था। तो इससे क्या होता है, दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो दो नाम इसके होते हैं। ये क्या कहता है, दिस वाज स्टेटेड बाई, अब ध्यान से देखना, इसको स्टेट किसने किया था, प्राउस्ट ने। ये क्वेश्चन पूछा है, लोग लेवाइजर लगा के आ जाते हैं। स्टेटेड बाई प्राउस्ट एज इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज, जो एलिमेंट होते हैं ऑल आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डिफिनिट प्रोपोर्शन बाई मास। तो ये मास भी इंपॉर्टेंट है, मास लोग भूल जाते हैं। तो मास के, ऐसा नहीं कि यहाँ वॉल्यूम ले लिया कुछ और ले लिया, मास, ठीक है ना, तो मास फिक्स होता है। अगली चीज, द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। इन लॉज के एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन देना था। अब ब्रिटिश केमिस्ट थे, पहली बात तो ये अंडरलाइन कर लेना, जॉन डाल्टन, बहुत फेमस साइंटिस्ट, प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ द मैटर। इन्होंने थ्योरी दिया। डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी के बेस पे ऑफ मैटर विच वाज टिल देन जस्ट अ फिलॉसफी ही थी। ही टुक द नेम एटम, इन्होंने एटम नाम दिया एज गिवन बाय द ग्रीक एंड सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर आर एटम। ये हो गया। हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ, अब देखो ये बहुत लाइन लोग भूल जाते हैं, इनकी जो थ्योरी थी वो भी किस पे थी, हिज थ्योरी, इसको इससे करिए, बेस्ड ऑन, इनकी थ्योरी किस पर बेस्ड थी, ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड, तो ये दोनों थ्योरी अभी देखिएगा आपको प्रूफ होगा यहाँ से। तो जॉन डाल्टन के बारे में एक बार हम देख लेते हैं। वाज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, सब पुअर ही पैदा होते हैं 1766 के अंदर। ही बिगेन हिज करियर एज अ टीचर एट द एज ऑफ 12। अब बताओ 12 साल में ही पढ़ाने लगे। ओफो, यहाँ 12 साल के लड़के जो है खाने से फुर्सत नहीं लेते हैं। 7 ईयर लेटर ही बिकेम ए स्कूल प्रिंसिपल। डल्टन लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर टू, ये भी जो भी है वगैरह, तो यहाँ कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, इन 1808 ही प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी, ठीक है ना। तो एटॉमिक थ्योरी कब दिया था, 1808 में। ये इतनी एक बात काम की आई अकॉर्डिंग टू डाल्टन। अब यहाँ से ये बता रहा हूँ, ये सबसे वीआईपी है, हमेशा यहाँ से आपसे पूछा जाता है। अब जो मैं बताऊँगा इस लॉ को मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना, देखो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और समझ में भी आएगा। अगला, इन्होंने जो थ्योरी दिया था उसके बारे में ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर, अब ऑल मैटर में कौन कौन लोग आएंगे, ध्यान से देखना। ऑल मैटर में ऑल मैटर में क्या आएंगे, वेदर एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, ये सब स्मॉल पार्टिकल काट द एटम, सब किससे मिलकर बने हैं, स्मॉल पार्टिकल से। पहली चीज़, द पास्टुलेट ऑफ थ्योरी में भी, अब पास्टुलेट 1 बाय 1 पास्टुलेट पढ़ेंगे, क्या कमियां हैं पास्टुलेट के अंदर, पास्टुलेट क्या बताना चाहता है, 1 बाय 1 हम डिस्कशन करेंगे। पहला, इन्होंने कहा ऑल मैटर। अब ऑल मैटर क्या है, ऑल मैटर में क्या क्या आ जाएंगे, आपके सॉलिड भी आ जाएंगे, आपके लिक्विड भी आ जाएंगे, आपके गैस भी आ जाएंगे। ये सब बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं जिनको एटम कहा जाता है, जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो इस लॉ में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मज़ा ही मज़ा है, कोई मसला ही नहीं है इस लॉ में। बात समझ में आ गई। अगला, दूसरा कहते हैं, दूसरा इनका कहना है एटम आर इंडिविजिबल। अब ध्यान से बात को समझना। इन्होंने कहा एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। पहली बात, ये बात तो ठीक थी, ये भी बात क्या थी, ठीक थी, बट एक पेच आ गया। इन्होंने जो बोला कि एटम इंडिविजिबल है, एटम क्या है, इंडिविजिबल, ये बात बाद में गलत हुई, रॉन्ग। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि बताइए इनकी कमी क्या थी, तो इन्होंने ये रॉन्ग है। अब अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि एटम के अंदर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अब लो, तो एक तो ये गलती निकल आई, पहली बात, इसलिए पूरा बता रहा हूँ, तो अगर कमी में ये आ जाएगा। दूसरा, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल रिएक्शन। अब दूसरी बात ये आती है एंड नॉट, अच्छा एक चौरा और है यहाँ पे, एक तो ये दिक्कत आ गई पार्टिसिपेट, दूसरा न्यूक्लियर रिएक्शन में टूट जाता, चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्रिएट नहीं, हम इतना ज़्यादा बात नहीं। पहले थर्ड पे, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। इन्होंने कहा जो गिवन एटम है, जो गिवन एटम है वो आइडेंटिकल होता है। मतलब क्या, इस बात को समझना, मतलब देखो ध्यान से, इन्होंने कहा कि जो हाइड्रोजन होते हैं ये सारे हाइड्रोजन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाई मान लो ये कार्बन है तो सारे कार्बन क्या हैं, कहीं से भी लो कार्बन सेम है। बट इनकी लॉ में एक दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आई, अब देखिए आपसे हाइड्रोजन में दिखाता हूँ आपको। हाइड्रोजन देखो 1H1 वाला भी होता है, आगे पढ़ोगे आप, 1H2 वाला भी होता है, 1H3 वाला भी होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कार्बन अभी इसी चैप्टर में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। कार्बन 12 वाला मास भी होता है, ठीक है ना,
और 12 के बाद 14 वाला मास वाला भी होता है। तो ये क्या, तो ये तो कमी निकल आई, तो ये भी क्या आई गई, कमी। और ऐसे ही इसे बोला जाता है आइसोटोप्स। क्या बोला जाता है, आइसोटोप। तो ये आप पढ़ोगे आगे। तो देखो साथ में कमियां भी बता रहा हूँ, क्या क्या कमी निकली है, तो आइसोटोप हो गए। अगला एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, इनका कहना यह था भाई साहब, देखो इन्होंने कहा कि जो गिवन एलिमेंट हैं वो तो सेम होंगे। अच्छा जाहिर सी बात है, डिफरेंट एलिमेंट जो है उनके मास भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, एंड केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। अच्छा ये बात तो समझ में आती है यार, की बात तो सही है यार इनकी, कि यार कार्बन अलग है, हाइड्रोजन क्या है, अलग। तो कार्बन भाई अलग है तो इसकी प्रॉपर्टी, इसका मास क्या होगा, अलग। हाइड्रोजन अलग है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी और मास क्या होगा, अलग। बट यहाँ एक चीज़ और देखने को मिल गई, अभी आपको बाद में मिलेगी, कि देखिए ये होता है कैल्शियम, कैल्शियम का मास होता है 40, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। आर्गन, आर्गन का भी मास कितना होता है, 40 होता है। तो ये दोनों के मास क्या हो गए, एटम तो अलग अलग हैं लेकिन मास क्या हो गया, सेम। अब मास सेम हो गया तो इन्हें बोलते हैं आइसो बार। क्या बोलते हैं, आइसो बार। बात समझ में आ गई। तो ये देखो कमी भी बता दी आपको। अगला अगला क्या कहना है इनका, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। एटम जो होते हैं वो एक स्मॉल होल नंबर में हमेशा क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, हमेशा स्मॉल होल नंबर में कंपाउंड बनाते हैं। एग्जांपल दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है एग्जांपल ले लो इसका, है ना, एग्जांपल ले लो। कैसा, देखो जैसे H2O, H2O को जब मैंने लिखा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका रेशियो कितना है, देखो 2:1, 2:1 है, बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने लिया, मान लो एक ले लिया CO2, CO2 में देखा एक कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अमोनिया ले लेता हूँ, अब ये दिया गया था NH3, तो NH3 आपको लिया गया, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसका क्या है आपका 1:3। तो ये सारे क्या हैं, होल नंबर में हैं। इन्होंने कहा बिल्कुल बात सही है इन्होंने। लेकिन बहुत सारे कंपाउंड ऐसे आते हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आते हैं, जिसमें क्या है, रेशियो ऐसा नहीं होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बट ठीक है, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नहीं होता। तो आप इतना लिख सकते हैं, अगर इसकी कमी लिखना हो, कमी, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, उनमें नहीं, उनमें नहीं। बात समझ में आई ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसमें नहीं होता है। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। तो एक बार देख लो। और अगला तो मैं एक बार देख लेता हूँ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वेट थोड़ा सा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में रेशियो क्या होता है, सिंपल, यानी ये होल नंबर में नहीं होते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। अब 6 पॉइंट एक बार देख लेते हैं, है ना। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसा नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ क्लास 12 की केमिस्ट्री है, वही मैं सोच रहा था। तो क्लास 12 की है तो इसमें हम ऐसा नहीं लिखेंगे अभी, खाली इतना बस याद रखना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ गई, ओके। अगली चीज़ देखिए, ध्यान से लिखा है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड। अब ये बात सुनिए, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट। किसी भी, है ना, कंपाउंड के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो नंबर होते हैं, रिलेटिव नंबर होते हैं, और एटम जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, सेम। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए इनका ये है कि देखिए, अगर कोई वाटर है, अगर कोई वाटर है तो उसका फार्मूला H2O ही होगा, H2O ही होगा। और रिलेटिव नंबर, इनका जो अभी नंबर आया था आपका 2:1 का रेशियो, यानी टोटल नंबर 3 हो गए, तो रेशियो ये हमेशा फिक्स रहेगा। ऐसे ही अगर कोई अमोनिया है तो ऑलवेज वो NH3 ही रहेगा, और ऑलवेज वो 1:3 के रेशियो में ही रहेगा। बात समझ में आ गई सबको, बात समझ में आ गई, ओके, समझ में आ गई होगी आपको। अब ये क्वेश्चन भी करके आप देख लीजिए पूरा। In a reaction 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सोडियम। अब आपको ये बताना है, पूरा लिखा हुआ है। अरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है कि नहीं, तो मैंने देखा सभी के ऊपर इनका लिखना स्टार्ट किया। ये सबसे फेको बेकार क्वेश्चन, इतना लंबा है। इन्होंने कहा सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है 5.3 ग्राम है, तो ग्राम में आप लिख दे, मैं ग्राम नहीं, ये लिखा हुआ है 6 ग्राम। बताओ टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया सर, टोटल हो गया 6, 5, 11.3, टोटल हो गया 11.3। अब इधर वालों को देख लेते हैं, तो ये तीर लगा हुआ है। अगला दिया है सोडियम एसीटेट, तो ये दिया हुआ है 8.2। उसके बाद दिया हुआ है ये 2.2, उसके बाद ये दिया हुआ है 0.9। ऐड करिए सर, 8.2, 2.2, 0.9, देखता हूँ, 9, 2, 11, 2, 13, आया 3। बात समझ आई, एक पे लगाया ये, 8, 2, 10, 1, 11,
11.3 बिल्कुल फॉलो करता है, मसला ही नहीं। अगला, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाई मास टू फॉर्म वाटर। वाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सस्ता क्वेश्चन है, सस्ता क्वेश्चन क्या है समझिएगा। मैंने पहले ही आपको बताया था, देखिए 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। आपको दिया यार, अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन हो जाए तो बताओ क्या हो जाएगा, 3 गुणे 8, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, यानी 24 ग्राम ऑक्सीजन। तो एकदम फेकू बच्चों वाला। अगला, विच पास्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास को कौन फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास को कौन फॉलो करता है, तो एक बार पढ़ के देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास को कौन फॉलो करता है। तो ये वाला है यार, 2 वाला, देख लो 2 वाला, एटम विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, न एटम को क्रिएट किया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब केमिकल रिएक्शंस के अंदर सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगला पूछा है, विच पास्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन को कौन बताता है, देखो ये वाला, ये बताता है कि यार नंबर और काइंड दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये मैंने अभी बताया आपको, तो यानी 6 वाला रहेगा। बात समझ में आ गई सबको, ओके डन करते हैं। अगला, तो ये पार्ट आपका सबसे ज़्यादा वीआईपी पार्ट था, बाकी जो जो वीआईपी पार्ट आते जाएंगे मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। अब आपसे आ गया भैया, इतना आपने पढ़ लिया एटम क्या है। अब जाहिर सी बात है यार, आपने, इन्होंने कहा कि देखिए आपने कोई बिल्डिंग देखी होगी, वॉल देखी होगी, है ना, रूम देखा होगा, कलेक्शन ऑफ रूम देखा होगा, ऐसे होता है। तो जो बेसिक बिल्डिंग देखो, व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक क्या है ना ये, तो व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंड हिल एनीवन, तो किसी भी चीज़ की, है ना, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर, किसी भी चीज़ की, जैसे घरों में ईंट लगी है वही उसका बिल्डिंग ब्लॉक है, तो किसी भी चीज़ का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो क्या होता है, एटम। हाउ बिग आर एटम, एटम कितने बड़े होते हैं, इस पे एटम आर वेरी स्मॉल, ये बात सभी को पता है, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग। हम जो सोच सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, उससे भी छोटे होते हैं। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम व्हेन स्टैक्ड आउट मेक अ लेयर, ठीक है ना, एक शीट ऑफ पेपर। तो ये ठीक है। अब इन्होंने कहा कि यार एटॉमिक रेडियस अभी आपके लेवल में है नहीं, पहला क्वेश्चन ये बनेगा, एटॉमिक रेडियस को हम नैनोमीटर में मेज़र करते हैं, नैनोमीटर, ठीक है ना, इसमें मेज़र करते हैं नैनोमीटर। तो नैनोमीटर क्या होता है, ध्यान देना, 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर, या इस तरीके से लिखा हुआ है कि 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं, 1 मीटर के अंदर। पहली बात, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो एक्चुअल में ये होता है। अच्छा, कुछ बातें अगर आपको ध्यान हो आप लिख लीजिए तो बहुत मज़ा आ जाए आपको मज़ा आएगा, मुझे क्या, मुझे तो आता है। कुछ बातें क्या सर, देखिए, एक होता है डेसी, डेसी का मतलब 10⁻⁻1। उसके बाद आता है सेंटी, जो काम का है वही बता रहा हूँ, सेंटी 10⁻⁻2, देखो सेंटीमीटर। उसके बाद आता है मिली, मिली का मतलब 10⁻⁻3। उसके बाद आता है माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10 की पावर क्या हो गया, -6। उसके बाद आता है, देखो यही आ गया नैनो, तो 10⁻⁹ एक और आता पीको वगैरह, काम का भी नहीं है, पीको फेक्टो, तो एंगस्ट्रॉम, एक के ऊपर ऐसे बना होता है एंगस्ट्रॉम, याद रखना एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10, एंगस्ट्रॉम 10 की पावर, ये अलग से नोट डाउन अपनी नोटबुक या कहीं पे लिख लेना नॉलेज क्लाउड के रूप में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। बात समझ में आ गई। अब इसको देखो प्रूफ कर देता हूँ, 1 मीटर वाले को मैंने लिखा 10⁻⁹ नैनोमीटर, तो ये सिंबल इसका होता है। माइक्रो का जो सिंबल खाली उतना याद करना है, मिली का सिंबल होता है आपको ऐसे, देखो कहाँ गया, जो मिली होता है, मिली को ऐसे लिखा होता है, वेट, मिली को जो लिखा होता है ऐसे मिलीमीटर, ठीक है ना। अब समझना ध्यान से, 10⁻⁹ नैनोमीटर। अब देखो नैनो में कितना था, तो मैंने लिखा 10⁻⁹, नैनो के अंदर था 10⁻⁻9, और ये हो गया मीटर। ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल, तो देख लो 1 मीटर बराबर 1 मीटर आ गया पूरा। बात समझ में आ गई ना। चलो, तो अच्छा दूसरी बात, अब यहाँ पे एक तो ये हो गया पहला, दूसरी बात क्या होगी, देखो ये एटम ऑफ हाइड्रोजन, जो सबसे छोटा हम कहेंगे भैया हाइड्रोजन होता है, वो 10 की पावर क्या होता है, -10 के अंदर होता है, 10⁻⁻10। अब ये तो एटम हो गया, ये तो एटम हो गया। यहीं पे आप ऐड कर लीजिएगा कि जो सर न्यूक्लियस होता है, अभी आप अगले चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, यही जो न्यूक्लियस होता है वो होता है 10⁻⁻15, 15। तो इसका मतलब क्या है कि एटम से, एटम हमने अप्रॉक्स लिया, हाइड्रोजन एटम हमने लिया 10⁻⁻10, तो ये एटम से तकरीबन 10⁻5 टाइम्स क्या है, छोटा,
1,00,000 गुना क्या है, छोटा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है, बात समझ में आ गई। चलिए अगली चीज़ क्या है, यहाँ पे तो मैंने पूरा कैलकुलेशन भाई थोड़ी सी मैथ भी बता दी। वी माइट थिंक दैट इफ एटम आर सो इनसिग्निफिकेंट, इतना है, वाई शुड वी केयर, कि अगर एटम इतना ही छोटा है तो हम इसकी बातें ही क्यों कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज, अब ये लाइन देखो उठ के आएगी, दिस इज बिकॉज आवर इंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम, भाई वरना हम देखते ही ना, हमको मतलब ही ना होता। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम, हम इनको देख नहीं सकते हैं, बट दे आर देयर, बट ये होते हैं, एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग, और अफेक्ट करते हैं, वाट एवर वी डू। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज, जैसे ये, अब ये फिगर दे दिया जाए किसका है, तो ये देखो ये सिलिकॉन का फिगर है, ये अंडरलाइन कर लेना कि भैया ये किसका फिगर होता है, सिलिकॉन का फिगर होता है। व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम, आज के वक्त में या मॉडर्न डे में क्या सिंबल है, किसने दिया, तो डाल्टन ने फर्स्ट साइंटिस्ट है, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा, लाइन देखो, लाइन बाय लाइन इसीलिए पढ़ना एनसीईआरटी की जरूरी होती, समझने में टाइम, अब ऐसे एक्सप्लेन करके निकल जाओगे फायदा क्या। आल्सो ठीक, सिंबल यूज किया था, when he used a symbol for an element he also meant a definite quantity of that element, पहली चीज़ है ना, जब उसने सिंबल को यूज़ किया तो उसने एक डेफिनिट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट को क्या है उसने माना, दैट इज 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक, इस तरीके से। बर्जीलियस, अब बर्जीलियस ये साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पूछा था, सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर, भाई जाहिर सी बात है यार, 1 या 2 लेटर से सिंबल बना होना चाहिए, तो यहाँ पे सिंबल है, तो ये ठीक है, सिंबल ऑफ सम एलिमेंट एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन, ये डाल्टन के सिंबल हैं, उन्होंने ये बताया, बट ये सिंबल किसके हैं, डाल्टन के, ठीक, ये ध्यान देना। ये हाइड्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, फास्फोरस, अब हालांकि ये पूछा तो नहीं जाता है, बट ठीक है, जो ये गोल्ड बता ले जाओगे, सी मतलब कॉपर बता ले जाओगे, तो इसको स्टार लगा लेना, क्यों स्टार लगा लेना, उसका रीज़न बताता हूँ। सी फॉर तुम कार्बन लगा के आ सकते हो, एस सिल्वर तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, तो एस का लगा लेना, इसलिए लगा लेना कि भाई एस से सल्फर होता है ना। मरकरी, ये मरकरी का बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट हैं। हाइड्रोजन दिख जाएगा, तो एक तो बेसिक लगा लो, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन सबसे कॉमन है ना। तो ये आपको गोल्ड, प्लेटिना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये वाले जो सिंबल हैं इसका आपको यूज़ करना है, तो ये आप एक बार दिमाग में रट लीजिएगा, देख लीजिएगा, हालांकि अभी तक कभी आए नहीं, बट ठीक है, कोई भी चीज़ हमें छोड़नी नहीं है। अगला यहाँ इंपॉर्टेंट बातें आपको मिलेंगी। इन द बिगिनिंग द नेम ऑफ एलिमेंट वर डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस, पहला सबसे पहले शुरुआत में जो नेम डिराइव किए गए थे, भाई जैसे गोल्ड नाम क्यों पड़ा, आयरन नाम क्यों पड़ा, ये प्लेस के बेस पे डिसाइड किए जाते थे जहाँ ये पहली बार मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल द नेम कॉपर, अब ये अलग से लिख लेना, कॉपर जो है वो फ्रॉम सिप्रस, वो सिप्रस में मिला था इसलिए नाम दे दिया। सम नेम वर टेकन फ्रॉम द स्पेसिफिक कलर, अच्छा ये तो ये भी आ सकता है भाई क्वेश्चन कि कॉपर का नाम किससे लिया गया और किस बेस पे लिया गया, तो नाम और किस बेस पे, ये प्लेस के नाम पे। कुछ कलर के नेम पे लिए गए कलर, जैसे एग्जांपल गोल्ड जो है वो इंग्लिश वर्ड से लिया गया, मीनिंग इसका येलो होता है। नाउ अडेज, अब क्या होता है, IUPAC, अब ये देखो पहले तो फुल फॉर्म आना चाहिए, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना, इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव नेम ऑफ, ये नाम को बताती है, सिंबल बताती है, यूनिट बताती है ना। ज़्यादातर क्या होते हैं, फर्स्ट और 2 लेटर्स के होते हैं इन इंग्लिश में। द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटन, अब ध्यान देना, जो पहला लेटर होगा वो ऑलवेज कैपिटल लेटर में होगा, एंड सेकंड जो है वो हमेशा स्मॉल में होगा। अभी बात करते हैं, इसका मतलब समझते हैं। अब एक बात आपको कमेंट करके बताना है, IUPAC लेने के पीछे मकसद क्या था, IUPAC का संस्थान को, IUPAC वाले को क्यों लाया गया कि भाई IUPAC देगी। हालांकि मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया इस बात को कि IUPAC क्यों देती है सिंबल, क्या ज़रूरत पड़ी। जैसे देखो हाइड्रोजन में तो एक ही है तो H सिंबल है, एल्युमिनियम में ये देखो ध्यान से AL नॉट AL, पहला बड़ा, ध्यान से देखो पहला अक्षर क्या है, बड़ा, दूसरा अक्षर क्या है, छोटा, क्यों, इस रीजन समझो। कोबाल्ट का CO नॉट CO, अच्छा ये भी बात को समझो, अगर तुम CO लिख दोगे तो ये C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, तो एक बड़ा लिखना है एक छोटा लिखना है, ये बात आपको ध्यान देना है। अगला, सिंबल ऑफ सम एलिमेंट आर फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द सेम। अगला, जैसे क्लोरीन आप देख लिया, तो बहुत सारे ऐसे हैं, तो है ना, लेटर इन द नेम, तो एक तो क्लोरीन का जैसे Cl है, तो यहाँ से एक C ले लिया, यहाँ से L ले लिया, जिंक में एक Z ले लिया, एक N ले लिया। अदर सिंबल हैज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट इन लैटिन, बहुत अलग अलग नाम दिया है। एग्जांपल, आयरन जो है, आयरन इज Fe,
फ्रॉम इट्स लैटिन नाम फेरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेरम से इसका नाम लिया गया है, आयरन यानी Fe, है ना। सोडियम इज Na, अब भाई खुद सोचो, सोडियम तो S से शुरू होता है, नाम क्या है Na, इसका नाम किससे है, नाइट्रियम से है। पोटेशियम बताओ P से, और यहाँ क्या लेटर क्या है K, इसका कैलियम से लिया हुआ है। तो बच्चे इनमें ज़्यादा शुरू में कन्फ्यूज, सर पोटेशियम जो है P से होता है, जबकि जो है यहाँ पे K से दिया हुआ है। बात समझ में आ गई। ये पूरा सिंबल आपको यहाँ पे बना हुआ है, अभी आपको दिख जाएगा, ये देख लो, ये पूरा सिंबल, ये सभी के अलग अलग सिंबल्स हैं। अच्छा, रटने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे मैं कहता हूँ पीरियोडिक टेबल पे ही आप फोकस करो, पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा, धीरे धीरे सिंबल याद हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो गड़बड़ी होती है बच्चों से ज़्यादा, वो किस में गड़बड़ी होती है बताता हूँ आपको। ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, इसमें गड़बड़ी नहीं होती है, आयोडीन इसमें भी नहीं होती। एक तो लेड में गड़बड़ी होती है जो आगे जाके, और पोटेशियम में गड़बड़ी होती है क्योंकि नाम अलग है थोड़ा सा। सोडियम में गड़बड़ी होती है क्योंकि ये नाम थोड़े से ना अलग हैं। अगला, तो ये आपको बता देगा डू नॉट बोदर द मेमोराइज, एक बार मेमोराइज ना करिए, धीरे धीरे क्या होगा आपको टाइम के साथ साथ, देखो मैंने क्या बोला था ना, यहाँ एनसीईआरटी भी लिखती है, टाइम के साथ साथ आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं अगले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एटॉमिक मास पे। किस पे, एटॉमिक मास, एटम के मास के ऊपर, है ना, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट द एटॉमिक प्रपोज, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का बहुत रिमार्केबल एक कॉन्सेप्ट था कि एटॉमिक मास, दैट ऑफ द एटॉमिक मास, एटम का मास, अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, हर एलिमेंट का अपना कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इस थ्योरी से कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल दैट साइंटिस्ट वर प्रोम्प्ट टू मेजर द एटॉमिक मास, तो साइंटिस्ट ने भाई एटॉमिक मास मेजर करना चाहा, इसलिए कांस्टेंट प्रोपोर्शन भाई कौन किस रेशियो में कंबाइन होता है। तो ये भी बात समझ में आ जाएगी कि यार एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी ने दिया है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम। अब जाहिर सी बात है यार, एक एटम का मास रिलेटिवली डिफिकल्ट, एटम इतना छोटा है, क्यों, तो हमने कहा यार छोटा है, इतना ज़्यादा छोटा है, आप उसको देख ही नहीं सकते, तो मेज़र कहाँ से करोगे, साइज़ इतनी, तो उसके लिए क्या किया गया, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब कंपेयर करके, तो एक लाइन यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, रिलेटिव का मतलब कंपेयर, कंपेयर करके, ठीक है ना, तो कंपेयर करके निकाला जाए, इन्होंने ये बोला कंपेयर करके, जाहिर सी बात है यार निकाल तो एक्चुअल पाओगे नहीं, तो कंपेयर किया जाए। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इन्होंने कहा यार कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं जहां कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो मैं यहाँ पे ले लिया यार कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, जो कार्बन, अब क्या है, इट वाज ऑब्जर्व, अब देखो ये एक्सपेरिमेंटली हुआ था, पहले बता रहा भाई मेरी बस की ये नहीं, एक्सपेरिमेंटली हुआ, 3 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन कितना लिया, 3 ग्राम कार्बन, ये कंबाइन हो रहा है ना, कार्बन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 4 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन, पहले ये लिख लेना, 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन, इन अदर वर्ड कार्बन कंबाइन। अच्छा कार्बन, तो 1 ग्राम कितने से कंबाइन करेगा, अब तुम अंदाज़ा खुद लगाओ भैया, 1 ग्राम अगर 3 ग्राम 4, तो 1 ग्राम जो कंबाइन हो रहा है वो कितने से हो रहा है, 4/3 ग्राम ऑक्सीजन, तो ऐसे लिख लेना, गलती कभी नहीं होगी, 4/3 ग्राम ऑक्सीजन, पहली बात हो गई, हो गया भैया। तो ये इस तरीके से यार 1 ग्राम जो कार्बन है वो 4/3 ग्राम ऑक्सीजन, और 4/3 का मतलब क्या है, 1.33, 1 पॉइंट तकरीबन 33 है ना, इस तकरीबन, तो ये, तो यहाँ से कुछ बातें पता चली, ध्यान समझिएगा। तो इससे क्या पता, इन अदर वर्ड कार्बन कंबाइंड विद 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, है ना, एटॉमिक मास यूनिट AMU इसका फुल फॉर्म है, बट इसका नाम अब आ गया है U यानी यूनिफाइड मास। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट को अब क्या कहा जाता है ना, नाउ एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, समझना। अब ये इन्होंने कहा यार एटॉमिक मास यूनिट को अगर हम ये कह दें 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम के बराबर है, 1 कार्बन एटम, देन वी वुड, देखते हैं आगे, अजाइन कार्बन एटॉमिक मास, तो अगर हम यहाँ कहते हैं कार्बन एन एटॉमिक मास ऑफ 1.0 U, क्या मतलब है इस बात को भी समझिएगा। इन्होंने कहा अगर हम कार्बन को ही 1 मान लेते हैं, इस 1 ग्राम को ही, कार्बन के जो कंबाइन किया है इसको 1 मान लेते हैं, तो ऑक्सीजन 4 गुना यानी 4/3 गुना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा सर, 1.33, क्या मतलब है, तो देखिए ऐसे लिखा यार 1 ग्राम कार्बन, कार्बन का देखो यहाँ 1 ग्राम कार्बन, 4/3 ग्राम क्या है ऑक्सीजन, तो अगर तुम इसको मान लेते हो, मान लिया 1.0 कर लो या 1U, 1U मान लेते हो, तो ये कितना हो जाएगा सर, 4/3U हो जाएगा, और 4/3 का मतलब 1.33U, देख लो, ये कहने का मतलब है रिलेटिवली का, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरी कहानी हुई है, आपको
अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी कुछ बातें और कहती है बाद कि ऐसा क्यों किया गया, है ना, ताकि क्या है होल नंबर आए, होल नंबर एज नियर, इससे होल नंबर आएगा या नियर टू होल नंबर, है ना, एज पॉसिबल। वाइल सर्चिंग फॉर अ वेरियस एटॉमिक मास यूनिट, साइंटिस्ट उन्होंने शुरू में क्या लिया था, इनिशियली टुक 1/16 ऑफ द मास ऑफ एटम, है ना, इन्होंने क्या लिया 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन, पहले उन्होंने ऑक्सीजन को लिया था, और कैसे लिया था ये, है ना। अब एक बात को और समझिएगा, इन्होंने ऐसे लिया 1/16 जो है मास ऑफ वन एटम, तो यहाँ पे लिखता हूँ मास ऑफ, पूरा ऐसे लिख लेना, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, बात समझ में आ गई ना, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अब ध्यान से एक बात को और समझिएगा, इन्होंने पहला रीज़न ये था कि भैया इन्होंने ऑक्सीजन का यूज़ क्यों किया, इन्होंने ऑक्सीजन का यूज़ क्यों किया, पहली बात ये आती है कई बार, पहला ऑक्सीजन रिएक्ट विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीजन ज़्यादा लोगों से रिएक्ट करता है। दूसरा दिस एटॉमिक मास यूनिट, इसके लिए जब आपने ये यूज़ किया तो इसने जो दिया वो मासेस ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, ज़्यादातर एलिमेंट का जो मास दिया है वो होल नंबर में दिया है, वो किस में दिया है, होल नंबर के अंदर दिया है, बात समझ में आ गई, होल नंबर के अंदर मास दिया है। जैसे अच्छा शुरू में वही यूज़ किया गया था, जैसे ऑक्सीजन का आया मान ये 16 है लिया, तो जब कार्बन का उसके हिसाब से मेज़र किया गया उसके अकॉर्डिंग तो कितना आया, ये 12 आया। जब नाइट्रोजन का उसके हिसाब से किया गया तो कितना आया, 14 आया। इस तरीके से बात हुई, किस तरीके से, इस तरीके से बात हुई, तब पूरी बात समझ में आई, 4/3 3, ठीक है ना, तो पूरी बात समझ में आ गई पूरी। चलिए एक बार हम एक और कैलकुलेशन करते हैं, हो सकता है वो सही हो जो मैं दिमाग में सोच रहा हूँ। तो कार्बन यहाँ पे मैंने लिखा 4/3, अगर ये उधर चला जाए तो ये कितना हो जाएगा, 3 कार्बन अपॉन 4 इज इक्वल टू 16, तो 64/12 ये नहीं होगा, और चलो ये कुछ और ये कैलकुलेशन है, तो एक बार देखता मैं, वो कुछ और सोच रहा था। ओके, दूसरी बात, अच्छा हुआ ये अगला, हाउ एवर इन 1961, है ना, 1961 के अंदर एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट, इन्होंने कार्बन 12 का यूज़ किया। तो देखो यहाँ पे वर्ड आ गया ना आइसोटोप, जो मैंने बताया था आपको शुरू में, कार्बन 12 आइसोटोप वाज चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड रेफरेंस माना गया, क्या माना गया, स्टैंड, यानी आज के बाद पूरी दुनिया में जो मास मेज़र किया जाएगा वो कार्बन 12 के हिसाब से ही माना जाएगा, कार्बन 12। अब जिस किसी को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप तुरंत जो है आप यूट्यूब पे जाइएगा, यूट्यूब आप सबको पता है, या शाहद एकेडमी जिस चैनल पे आप देख रहे हैं, प्लेलिस्ट के अंदर आप जैसे ही जाएंगे प्लेलिस्ट, तो मुझे लगता है क्लास 9th की प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी, क्लास 9th की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और 9th की प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको एक नया वीडियो एकदम नीचे नीचे चले जाना है, एकदम लास्ट, अब देखता हूँ यहीं कहीं होगा पहले, तो ना यहाँ देखो ये वीडियो आप ओपन करोगे, ये वाला, ये वीडियो मोल एंड मोलर मास, ध्यान से देखना, ये वीडियो आप ओपन करोगे मोल एंड मोलर मास, मोल एंड मोलर मास, तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि यार एक्चुअल में लिया कैसे गया है, मोल क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, मतलब केमिस्ट्री में ना आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, सोचो गारंटी देता हूँ। इस वीडियो के बाद आप वो ज़रूर, और उसमें कमेंट करना यार, एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अच्छा अगला चीज़, वन एटॉमिक मास यूनिट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको वीआईपी कर लेना, इस लाइन को वीआईपी कर लेना और लिख लेना, ठीक है ना। एटॉमिक मास यूनिट की डिफिनीशन है, वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास, मास है जाहिर सी बात है, यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12, ध्यान देना, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अच्छा जैसे मैंने ये लिखा था, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्होंने ले लिया है 1/12, कार्बन 12 है ना वो, भाई ऑक्सीजन देखो ऐसे होता है, ऑक्सीजन का 16, तो ये क्या हो गया 16, कार्बन का क्या होता है 12, तो ये क्या हो गया 1/12, क्या मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ये आप डिफिनीशन होती है 1 AMU को, ऐसे लिखिएगा। क्यों ली गई, कैसे ली गई, आपको सारा सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। हाँ आप एक बात ये कह सकते हैं थोड़ा सा, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट हैव फाउंड विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ से कि यार कार्बन क्यों चूज़ किया गया,
पहला तो मैं लिखूंगा नहीं, आपको बता दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। कार्बन इसलिए चुना गया क्योंकि ये यूनिवर्सल है, हर जगह मिल जाता है, पहली बात तो ये लिख देना। दूसरा क्या है कि जो कार्बन 12 का मास है उसको मेजर कर लिया गया था, प्रिसाइजली तरीके से मेजर कर लिया गया था। तीसरा क्या होता है कि जो कार्बन होता है वो प्योर फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में अवेलेबल होता है। कहानी समझ में आ गई? चलो, इसको इन्होंने एक कहानी से समझाया है, एक कहानी से समझाया है। मैं भी आपको एक कहानी से इसको समझा देता हूँ। जैसे इन्होंने कहा, देखिए ये फ्रूट है, ये फ्रूट है जिसकी क्या है, आपने 12, ये एक पूरा फ्रूट है, एक फ्रूट है ना, एक, तो एक फ्रूट जो है उसकी 12 यूनिट बना दी गई है। कितने? 12 यूनिट। तो ये कितने पार्ट बना दिए गए हैं, यूनिट कह लो, पार्ट कह लो, 12 पार्ट बना दिए गए हैं। उसके बाद क्या किया गया है, एक पार्ट का, भाई उनके पास कोई और तौलने के लिए कुछ था ही नहीं। आज आपके पास तराजू होता है, सब कुछ होता है, मान लो उसके पास कुछ भी नहीं था, उस वक्त खाली कद्दू ही कद्दू थे, खाली तरबूज ही तरबूज थे। तो एक पार्ट को उसने जो है बना दिया है क्या, फ्रूट मास यूनिट। देखो ये लिखा हुआ है फ्रूट मास यूनिट, FMU बना दिया गया है। अब उसने क्या किया है, सारे फ्रूट का मास इस एक के अकॉर्डिंग तौल रहा है। देखो ये सारे फ्रूट हैं, यहाँ पे सारे फ्रूट आएंगे, जो भी फ्रूट आपको खरीदना है, सारे फ्रूट, सारे, तो सारे जो फ्रूट्स हैं यहाँ पे रख देगा और उसको किससे मेज़र करेगा, इस वाले से, एक पार्ट से। तो एक पार्ट से कंपेयर करके उसको मेज़र कर लेगा, उसको पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो इसी तरीके से एटम का मास डायरेक्टली नहीं मेज़र किया। देखो इसका, इस फ्रूट का मास उसने डायरेक्टली नहीं मेज़र किया है, इसके रिस्पेक्ट में मेज़र किया है। तो ऐसे ही एटम का मास डायरेक्टली मेज़र नहीं कराया है, बल्कि कार्बन 12 लिया, उसके एक पार्ट को मेज़र करके तब जाके मेज़र किया गया है। बात समझ में आ गई सभी को? तो सिमिलरली, वो लिखा हुआ है, सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास, similarly the relative atomic mass of the atom of an animal is defined as the average mass of the atom as compared to 1/12 the mass of one carbon atom। ठीक है ना? तो 1/12 से ही मेजर किया गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इनको रट लेना, इनको आपको रटना है, रट लेना है। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम, इसको रट लेना, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब आता है हाउ डू एटम एग्जिस्ट। अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, अब बात को समझिएगा। हाउ डू एटम एग्जिस्ट, पहली ही लाइन में देखो कितना कुछ सीखने को मिलेगा। एटम ऑफ मोस्ट, ज़्यादातर एलिमेंट के, आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बात समझ में? एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब इसका रीज़न एनसीईआरटी ने तो लिखा ही नहीं है, तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ हम हैं किस लिए। आप मेरा वीडियो देखिए किस लिए हैं, क्योंकि एटम क्या होता है, अनस्टेबल होता है। एटम क्या होता है, अनस्टेबल होता है ना। लेकिन कुछ, लेकिन देखो यहाँ पे क्या वर्ड दिया है, मोस्ट एटम, लेकिन है ना अनस्टेबल होते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो स्टेबल होते हैं। बट बता देता हूँ कौन, इनर्ट गैस। कौन लोग, इनर्ट गैस। एग्जांपल देता हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारे लोग क्या होते हैं, ये होते हैं स्टेबल। क्या होते हैं, स्टेबल। तो पहली इसलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन को इस तरीके से पढ़ना है और समझना है। दूसरी लाइन क्या लिखता है वो, एटम फॉर्म मॉलिक्यूल, एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं, आयंस बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल जो है या आयंस इकट्ठा होकर लार्ज नंबर में मैटर बनाते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं। यानी ये जो अनस्टेबल होते हैं अकेले नहीं रहते हैं, किसी न किसी के साथ मिलकर स्टेबल हो जाते हैं, किसी न किसी के साथ मिलकर स्टेबल हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता, वो H2 के फॉर्म में रहता है। ऑक्सीजन अकेला नहीं रहता, O2 के फॉर्म में रहता है। नाइट्रोजन अकेला नहीं रहता, N2 के फॉर्म में रहता है। अच्छा ये करते कैसे हैं? अब ये स्टेबल, अच्छा ये सारे लोग क्या हैं, स्टेबल हैं। ये सारे लोग क्या हैं, स्टेबल हैं। अब ये क्लास 10th में आप पढ़ेंगे धीरे धीरे बॉन्ड। तो एक लाइन खाली बता देता हूँ, अभी आपने बहुत ज़्यादा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या इलेक्ट्रॉन का करते हैं, देते हैं तो बॉन्ड बनाते हैं। लूज करते हैं तो क्या हो जाते हैं, स्टेबल। क्या हो जाते हैं, स्टेबल। बात समझ में आ गई? चलिए तब 2 क्वेश्चन है, करिएगा। डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, अभी जस्ट आपको बताया 1/12 मास ऑफ, वही वाला। वाई इज एटम नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। बात समझ में आ गई? आइए अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। यहाँ सबको कन्फ्यूज़न रहती है, इवन बहुत सारे टीचर्स को भी कन्फ्यूज़न रहती है, मैंने ऐसा देखा है खुद। अ मॉलिक्यूल इज इन अ जनरल ग्रुप ऑफ, अब समझना, अब बात करते हैं एटम हो गया, मॉलिक्यूल क्या है। तो इन्होंने कहा यार अ ग्रुप ऑफ 2 or more एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। तो बहुत आसान लाइन आ गई यार, 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होते हैं, 2 या ग्रेटर देन 2 एटम।
ग्रेटर देन दो एटम जब कंबाइन होते हैं केमिकली, दैट इज टाइडली हेल्ड बाय द अट्रैक्टिव फोर्स। इनके अंदर क्या लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स। अब कौन कौन सा फोन हो सकता है, वो आयनिक बॉन्ड आयनिक हो सकता है वंडरवाल हो, कोवैलेंट बॉन्ड हो, किस टाइप का अलग अलग फोर्स लगता है उसके अकॉर्डिंग। अ मॉलिक्यूल, अब ये स्टेटमेंट देखना, अ मॉलिक्यूल कैन बी, अ मॉलिक्यूल कैन बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ रहा हूँ, अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। स्मॉलेस्ट एलिमेंट का स्मॉलेस्ट जो है पार्टिकल कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। इसमें छींक निकल जाती है लोगों की, इसमें छींक निकल जाती है। आइए हम समझते हैं इनका ये कहना। देखो अभी आप पढ़ कर आए, एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इनका कहना यह है कि भैया वो अकेला एग्जिस्ट कर लेगा। इंडिपेंडेंट का मतलब भैया देखो जो मॉलिक्यूल होता है वो अकेला एग्जिस्ट कर लेगा, अकेला, पहला स्टेटमेंट। दूसरा उन्होंने कहा कि सारी प्रॉपर्टी को शो करेगा। मतलब क्या समझना, आप पानी जब लेते हो, पानी का जो आप पीते हो है ना, उस या आप ऑक्सीजन सांस लेते हो, तो चाहे वो पूरी बाल्टी लो, चाहे वो पूरी बाल्टी लो, चाहे एक एक मॉलिक्यूल, ध्यान समझना मेरी बात को, तब आपको क्लियर, एक मॉलिक्यूल H2O, आपने एक मॉलिक्यूल H2O ले लिया है, तो ये जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका टेस्ट, हालांकि पानी कोई टेस्ट नहीं होता बट पीने पे आपको उतना पता चलता है, पानी का टेस्ट है, ये सारी प्रॉपर्टी शो करेगा, सारी शो है ना। एक ही मॉलिक्यूल उसका पूरे पानी की प्रॉपर्टी शो करेगा। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर आप एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं ऑक्सीजन का, O2 का मॉलिक्यूल, तो ये जितनी भी गैस की प्रॉपर्टी है, यानी O2 पूरे ऑक्सीजन गैस की जो प्रॉपर्टी है वो अकेले शो कर जाएगा। तो ये इसका मतलब है। दूसरा क्या लाइन लिखा है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, है ना, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। क्या मतलब इसका है, इसका ये कहना है, देखो एटम जैसे ये था हाइड्रोजन, इससे क्या बन गया H2 मॉलिक्यूल। अब ये क्या है, सेम एटम, क्या हो गए, सेम एटम। तो सेम एटम को इनको बोला जाता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोला जाता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो सेम एटम। या आप समझना H ही है लेकिन साथ में क्या बन गया, H2O, है ना, क्या बन गया, HCl, ठीक है ना। ऐसे ही CO2, इन्हें बोला जाता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो अलग अलग एटम हो, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अभी एक बात आपको क्लियर हो गई कि मॉलिक्यूल में कम से कम दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए, खुद अकेला एग्जिस्ट कर लेना चाहिए। अगली चीज़ देखिए, यहाँ कन्फ्यूज़न और ज़्यादा आती है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ देखिए ध्यान से, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम, एलिमेंट की बात कर रहा है, सेम टाइप ऑफ एटम। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या है, इनका कहना है कि जो एलिमेंट होते हैं वो सेम टाइप के, यानी बात को समझिएगा, जैसे हाई H2, ये क्या है, एलिमेंट है ना, सेम टाइप, देखो सेम टाइप ऑफ एटम। इसी तरीके से O2 है, इसी तरीके से O3 है, इतना, ये सारे क्या हैं, आपके एलिमेंट हैं। बात समझ में आ गई, एलिमेंट हैं। तो मॉलिक्यूल तो है ही, मॉलिक्यूल तो है ही, मॉलिक्यूल तो है ही, ये उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए। हाँ, सेम टाइप के हैं इसलिए इनको एलिमेंट बोला गया। अगला और जिस दिखा हुआ है, मॉलिक्यूल ऑफ मेनी एलिमेंट, ज़्यादा, जैसे आर्गन, हीलियम, आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम। अब ये लाइन अभी तक के इतिहास की सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लाइन है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लाइन है। क्यों, अभी आपने सर पढ़ाया था मॉलिक्यूल में कम से कम दो या दो से ज़्यादा एटम होने चाहिए, लेकिन ये क्या लिख रही हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओनली वन एटम है, ओनली वन एटम है। क्या मतलब है, अब इस बात को समझना कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं, अब एक बात को अच्छे से पकड़ के बैठ जाना और इस बात को अच्छे से समझिएगा कि जो इनर्ट गैस है, अभी आपको मैंने बताया था इनर्ट गैस यानी हीलियम, आर्गन, नियॉन, है ना, ये स्टेबल हैं, इनर्ट गैस ये स्टेबल हैं। और अगर ये स्टेबल हैं अकेले, इनर्ट गैस अकेले स्टेबल हैं, अकेले क्या हैं, अकेले स्टेबल, तो ये अकेले ही स्टेबल हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। अभी आपको ना मॉलिक्यूल की दो डिफिनीशन थी, एक दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए और ये स्टेबल होने चाहिए। चूँकि इनर्ट गैस क्या है, अकेले हैं और स्टेबल हैं, इसलिए हमने इनको क्या बोला है, मॉलिक्यूल बोला है, यानी वो सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं। कहानी समझ में आ गई ये। लेकिन ये सबके साथ नहीं है,
नॉन मेटल के साथ बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अभी आपको दिखा हुआ कि भाई नॉन मेटल यानी ये ऑक्सीजन वगैरह, कि ऑक्सीजन जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल O2 के फॉर्म में होती है या ओजोन O3 के फॉर्म में होती है। ठीक, अच्छा ये डिफिनीशन आ गई कि ये देखिए कि एटॉमिसिटी कितने मॉलिक्यूल, देखो द नंबर ऑफ एटम कितने हैं, एटॉमिसिटी का मतलब कितने हैं। जैसे O2 में कितने लोग हैं सर, इसकी एटॉमिसिटी 2। O3 में कितने लोग हैं सर, इसमें 3 एटम हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी 3। अब समझना अगला, मेटल एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एस कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर। कार्बन का एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एंड इनडिफाइनेट नंबर। कार्बन ही ऐसा है, इसीलिए अच्छा कार्बन से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होती है। तो कार्बन की 10th में अलग से चैप्टर ही पढ़ना है। तो कार्बन का आपको सिंगल नहीं मिलेगा स्ट्रक्चर, तो कार्बन के बहुत सारे, अच्छा कार्बन के फॉर्म भी बहुत सारे होते आए हैं। जैसे कार्बन डायमंड भी क्या होता है, कार्बन ग्रेफाइट भी क्या होता है, कार्बन C60 भी क्या होता है, कार्बन। तो ये कहने का मतलब है। अगला, जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको ध्यान देना है। पहला कि देखो जो इनर्ट गैस हैं आर्गन, ये इनर्ट गैस हैं, ये मोनो एटॉमिक हैं, बोल दिया। हीलियम इनर्ट गैस है, मोनो एटॉमिक है। अब ये पहली चीज़ तो ये अकेले होते हैं, तो ये मैंने लिख दिया, ये आर्गन है अकेले होता है, हीलियम अकेले होता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है तो देखो डाई एटॉमिक, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है डाई एटॉमिक, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है डाई एटॉमिक, क्लोरीन डाई एटॉमिक। दो स्पेशल आपको याद रखने हैं, फास्फोरस P4 के फॉर्म में होता है, सल्फर S8 के फॉर्म में होता है। ये आगे आपको हो सकता है पढ़ने को मिले, या एनसीईआरटी ने पागलपंथी करके सिलेबस से हटा दिया है। अगली बात क्या पढ़ने को मिलेगी, देखो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एटम ऑफ देखो डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट के एटम जब मिलते हैं तो डिफिनिट प्रोपोर्शन में तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, है ना। क्या मतलब है, क्या मतलब है, यहाँ आप देखो ध्यान से, मैंने कहा H2 गलत, ये तो सेम हो गए। सर O2 बिल्कुल नहीं, कंपाउंड नहीं है, लेकिन अब बताओ H2O, हाँ अलग अलग एटम, खुशमन। CO2 यस सर, उसके बाद आपका HCl यस सर। तो देखो अलग अलग हैं, तो ये सब क्या बना रहे हैं, ये सब कंपाउंड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग आपको दिख जाएगा किस किस रेशियो में है, देख लो। H2O आपको पढ़ाया गया था 1:8 के रेशियो में है ना। अमोनिया 14:3 के रेशियो में है। CO2 कार्बन एंड ऑक्सीजन 3:8 के रेशियो में होता है। तो ये सब एटॉमिक मास के उसमें है ना। बात समझ में आ गई। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि देखो हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 8, तो 8 दूनी 16। देखो अब नहीं सॉरी वेट गलती हो गई। अभी ऑक्सीजन कितना था, 16, कितना है 16। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो जो है 1:8 लिखा है। अरे भैया आओ एक सिखा देता हूँ, बाकी अपने सीख लेना। H2O, अब समझना ध्यान से, हाइड्रोजन कितना है सर, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन है वो कितना 2, 1:2। और सर ऑक्सीजन का होता है 16, बताओ कितना हो गया 2:16, 2:16। और सिंपल करो तो कितना हो जाएगा 1:8, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अच्छा NH3 का मसला ही नहीं, नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, चूंकि 3 हाइड्रोजन है तो हो जाएगा। और कार्बन का कितना होता है सर, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, तो 12 और 16, तो 16 दूनी कितना होता है 32। तो यहाँ पे देख लो 1 12 एक क्या हो जाएगा 32, 4 से काट दो तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12 और 4 8 32। देखो रेशियो आ गया पूरा। तो इस तरीके से काम करना है आपको, बात समझ में आ गई ना। चलिए एक्टिविटी आप एक बार देख लीजिए। तो ये आपको दिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, इन्होंने कहा है कि ये 3 जो भी है 2:1 होता है। तो पहले सी बात आपको द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम। अच्छा नंबर ऑफ एटम की बात किया, जाहिर सी बात है पानी में H2O होता है तो 2:1 होगा, है ना, जाहिर सी बात है। व्हाट इज एन आयन, आयन क्या होता है, आसान है, कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब समझना, मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीसीज। तो चार्ज स्पीसीज को ही क्या बोलते हैं, चलो एक एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो सोडियम Na मेटल होता है, Cl क्या होता है, नॉन मेटल होता है। एक मेटल है एक नॉन मेटल है। और आपने ये पढ़ा होगा NaCl, Na+ में Cl- में टूटता है ना, ये आयनिक कंपाउंड है। देख लो जो भी एक मेटल है तो मेटल पे हमेशा चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव, हमेशा मेटल पे पॉजिटिव ही आता है। नॉन मेटल पे दोनों आ सकता है, बस जनरली क्या होते हैं नॉन मेटल निगेटिव होते हैं। जनरली क्या होते हैं नॉन मेटल निगेटिव होते हैं, तो एक पर प्लस एक पर माइनस। इसी तरीके से आप HCl देख सकते हैं ये। अब दूसरी बात ये है, अगली डिफिनेशन,
आयन में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम। क्या मतलब है इसका समझना। ये तो अभी अकेले हैं Na+Cl-। आप धीरे धीरे देखोगे, ये देखो ये एटम नहीं है, ग्रुप ऑफ एटम है। इन पे क्या परसेंट होता है -2। तो ये -2 पूरे पे है, ये -2 पूरे सल्फेट के ऊपर -2 है। ऐसे ही होता है CO3 कार्बोनेट, इस पे -2 है। तो एक तो अकेले पे भी हो सकता है और एक क्या हो सकता है पूरे ग्रुप पे हो सकता है। बस समझ में आई। आयन आयन कैन भी निगेटिवली, अब ये जाहिर सी बात है, एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। निगेटिव को बोलते हैं आयन आयन एंड द पॉजिटिव को बोलते हैं कैट आयन। अब जिसको जो याद रखना है जैसे याद रखें, जैसे देखो आयन आयन आयन, आयन में होता है एन, एन का मतलब निगेटिव। देखो याद रखने का तरीका अलग अलग। और ऐसे ही कैट CAT, कैट में देखो प्लस, तो ये क्या है देखो ये ऐसे प्लस, तो कैट यानी प्लस, ये प्लस कैट आयन क्या होता है प्लस। अलग अलग तरीका होता है बाकी। जैसे आपको लिखा है अभी मैंने एग्जांपल भी वही दिया गलती से, NaCl, तो Na+ और क्या होता है Cl-। ठीक, बात समझ में आई। पॉली, अब यहाँ पे कुछ आपको धीरे धीरे और मिल जाएगा ग्रुप किस पे क्या क्या चार्ज होता है। तो आयनिक कंपाउंड जैसे इसमें दिया हुआ है आपको सम आयनिक कंपाउंड, तो ये आयनिक कंपाउंड यहाँ पे दिए हैं। अच्छा, ये आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, बात ये भी समझ लीजिएगा थोड़ा सा। आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है जो प्लस माइनस में टूट जाए। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, एक पर क्या आए प्लस, एक पर क्या आए माइनस। या और आसानी से बताऊं, एक होना चाहिए मेटल, एक होना चाहिए नॉन मेटल। अभी अभी आपके लेवल पे है ना। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो Ca कैल्शियम एक मेटल, ऑक्साइड यानी O, है ना। तो ये पहली बात हो, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम सल्फाइड, तो Mg मतलब मैग्नीशियम, सल्फाइड का मतलब S जैसे ऑक्सीजन सल्फर। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड, एक दिया हुआ है Na, एक दिया हुआ है Cl, तो इसलिए ऐसे होते हैं। अब चार्ज बता देता हूँ, इस पर होता है +2 तो इस पर होता है -2, इस पर होता है +2 तो इस पर होता है -2, इस पे होता है +1, इस पे होता है माइनस। हमेशा जो नेट चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सभी का सेम वगैरह, जितना प्लस उतना ही माइनस। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम जो होता है उसका जो होता है मास वो होता है 40, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो रेशियो देख लेना 40 और 16 में रेशियो कितना, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16। मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम का होता है 24, उसमें लिखा होता है, सल्फर का होता है 32, तो 8 तिरिक 24, 8 चौक 32। सोडियम का होता है 23, टेबल में आपको दिया था। क्लोरीन का होता है 35.5। तो एक बार देख लेता हूँ क्या सच में टेबल में पूरा दिया है। तो अगर टेबल में पूरा दिया है तो इसका देखो यहाँ पे दिया है पूरा ना टेबल में, तो यहाँ से उठाया गया है वो पूरा, समझ में आई पूरी। अब आगे आ जाते हैं यहाँ, राइटिंग ए केमिकल फार्मूला। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कैसे लिखना है, तो केमिकल फार्मूला कैसे लिखना है, क्या करना है। अब एक बात बताता हूँ, ये है NCERT, ये क्या है NCERT जो आपको सिखाती है और आपके टीचर्स ने आपको सिखाया होगा पूरे तरीके से अच्छे से। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, बट आपको इसको फॉलो नहीं करना है। फिर बोल रहा हूँ आपको ये फॉलो, हालांकि आप कर सकते हैं बट मैं बताता हूँ आपको ये फॉलो नहीं करना है, नहीं करना है। हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाओगे, हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो सर क्या करना है इसके लिए, सर क्या करना है इसके लिए, फिर से आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है। देखो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको इससे यूट्यूब चैनल पे जाना है, ठीक। और ये वाला जो वीडियो है हाउ टू मेक एनी केमिकल फार्मूला, ये जो आपको एकदम नीचे वीडियो दिख रही है, हाउ टू मेक एनी केमिकल फार्मूला अंडर 5 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर कैसे केमिकल फार्मूला, प्लेलिस्ट में नीचे प्लेलिस्ट भी 9th वाली आपकी चल रही होगी, उसमें जाइएगा और आपको मिल जाएगा। तो आपको ये नहीं फॉलो करना है, पहले बता देता हूँ। ये कन्फ्यूजन वाला है, कब प्लस कब माइनस कब क्या दिया है, मैंने उसमें सिस्टमेटिक तरीके से पूरा बताया हुआ है। हालांकि आप फॉलो कर सकते हैं बट मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, ताकि एक ही बार तो पढ़ना है यार, मैं इसलिए कहता हूँ एक ही बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है ना। चलिए द कंबाइनिंग अब समझते हैं 1 by 1 सिम लर्नर से। कौन क्या, देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी पावर ऑफ एलिमेंट उसकी इज नोन एज वैलेंसी। कौन कितना किससे कंबाइन करता है, कौन कितना, तो ये सिंपलेस्ट डिफिनीशन हो गई है, ये सिंपलेस्ट। तो अभी एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी और क्या होती है वैलेंसी वगैरह, हम इसको अलग भाषा में कन्वर्ट, अलग चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे। एक्चुअल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, इसको अलग वीडियो में पूरा फुल डिटेल आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी। जरूरी टॉपिक है, क्लास 9th में 10th में 11th में 12th में हर जगह यूज होने वाला है, तो हम सस्ते। हाँ अभी आपके लिए क्या है, देखो वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ
हाउ द एटम ऑफ एनी मेटल कंबाइन, कि भाई एटम कितना कंबाइन करेगा, कितने से कंबाइन करेगा, उससे ही क्या बोलते हैं एलिमेंट। तो ये जैसे है, जैसे हमारे पास 2 हाथ हैं तो हम 2 लोगों को पकड़ सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ मेरी वैलेंसी 2 हो गई, तो इसका ये मतलब है। तो वैलेंसी क्या होता है, फाइंड करती है एलिमेंट कितने से कंबाइन करता है। जैसे ह्यूमन के पास इन्होंने एग्जांपल दिया है 2 आर्म होते हैं, ऑक्टोपस के 8 होते हैं, तो 1 ऑक्टोपस हैज़ टू कैच होल्ड ऑफ फ्यू पीपल इन सच अ मैनर 8 आर्म ऑक्टोपस। तो ये एग्जांपल बहुत सारे दिए हुए हैं यहाँ, जैसे द ऑक्टोपस ऑक्सीजन ह्यूमन 4, ये आपको दिया है OH4, है ना, इस तरीके से फार्मूला डू यू गेट 4 इंडिकेट, यानी इतना, ठीक है, यानी एक ऑक्सीजन 4 लोगों को पकड़ सकता है। जैसे ऐसे एग्जांपल दिया है, ये है कार्बन, तो कार्बन के 4 हाथ पैर होते हैं, मैं ऐसे बताता हूँ, कार्बन के 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी ये 4 लोगों को पकड़ सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। अब ये थोड़ा सा ना समझ में लोगों को नहीं आएगा, सर ये 4, बट अच्छा क्यों नहीं आएगा, ऐसे देखो, कार्बन जब मैंने लिखा यार 4 लोगों को पकड़ सकता है, CH4 वैलेंसी 4 है, बट जब मैंने लिख दिया सर 2 लोगों को पकड़ सकता है, तो इसका मतलब 2 ही वैलेंसी है, नहीं, बस फ़र्क क्या होता है, कार्बन में ऐसे जब CO2 बनाता है तो कार्बन ऐसे बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, 2 देखो 4 बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, बट इसलिए अभी के लिए नॉर्मल इतना ही ठीक है। तो हाँ, इनके नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए, है ना, कौन क्या क्या होता है, कैसे होता है, किसमें होता है, स्पेशली जो नाम आपको याद होने चाहिए इनके, है ना, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, है ना, ये देखो इसको बोलते हैं प्लस वाले को हाइड्रोजन, माइनस हो गया तो आइड, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड। तो कहीं ना कहीं सब में अगर देखो IDE लग रहा है, तो एक तो पहली बात ये, इसमें देखो नाइट्राइड में लग गया, और स्पेशली इनको याद रखना है, ये अमोनियम, ये खाली हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन, ये पूरा हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कार्बोनेट, ये सल्फाइड, ये सल्फेट, ये फॉस्फेट, तो ये पूरा नाम है। हाँ, अब इसको भी जिसको सीखना है वो क्लास 10th की प्लेलिस्ट में चला जाएगा, सबसे पहली प्लेलिस्ट आपको ऊपर मिल जाएगी। तो सीखो यार केमिस्ट्री को, क्लास, है ना, मैंने उसमें अपलोड किया हुआ है बहुत सारी चीज़ें जो आप नए नए तरीके से सीख सकते हैं। क्लास 10th वाली प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें जो नई वाली है क्लास 10th की प्लेलिस्ट, ठीक, उसमें आपको इनके नाम से भी अलग से मिल जाएंगे। अब ये इन्होंने कहा कि यार ये कैसे कैसे है, किस किस तरीके से आपको लिखना है, फार्मूला किस तरीके से, पहले ये पढ़ के बता देता हूँ कि फार्मूले के रूल क्या हैं। द वैलेंसी, पहली वैलेंसी या चार्ज, है ना, ऑन द आयन बैलेंस होना चाहिए पहली बात, और मैंने उसमें पूरे वीडियो में पूरा बता दिया है उसमें। When a compound consists of metal and non-metal, the name or symbol of the metal is written first. For example, calcium oxide, sodium chloride. तो पहले तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, वेयर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आर द नॉन मेटल। जो बाद में लिखे गए हैं वो क्या है, नाम, और जो राइट में लिखे गए हैं वेरस, कैल्शियम, ये सब लिखे हुए हैं लेफ्ट में। तो पहले हमेशा मेटल को लिखा जाता है, इतना पहले मेटल को लिखा जाता है। अगला, इन अ कंपाउंड फॉर्म विद द पॉलीएटॉमिक आयन, जो बड़े वाले आयन से पॉलीएटॉमिक, है ना, ये देखो कहाँ गया, जो पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं, ये देखना, अच्छा ये देखो, ये नॉन मेटालिक है पूरे, ये पॉलीएटॉमिक, ढेर सारे एटम्स से जो मिलके बने हैं ना, पॉलीएटॉमिक। द नंबर ऑफ आयन परसेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय द इनक्लोजिंग द फार्मूला ऑफ आयन इन अ ब्रैकेट। इस तरीके से अगर ज़्यादा है तो आपको ब्रैकेट में लगाना है, बात समझ में आ गई, इस तरीके से काम करना है। अच्छा, इसमें क्या ब्रैकेट नहीं लगाया, क्यों, Na एक है, OH एक है। अब ये मत कहना सर O अलग है, H अलग है, भाई OH एक ही है। देखो ये पूरा, यहाँ से देखो ध्यान से, अगर पढ़ लो OH देख लो, ये पूरा OH एक साथ, कहानी समझ में आ गई। चलिए अब ये सॉरी, ये आपको बता ही दिया फार्मूला बनाने का तरीका, है ना, फार्मूला हालांकि आसान है, फार्मूला बनाने का तरीका, किस पर क्या चार्ज होता है उसके हिसाब से एक दो समझा देता हूँ। जैसे देखो HCl, इन्होंने कहा HCl, इन्होंने लिखा भाई HCl। अब सभी को पता है H पर चार्ज कितना है, 1। अच्छा, सिर्फ प्लस और माइनस से मतलब नहीं है, ध्यान देना, सबसे पहला प्लस और माइनस से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ नंबर से मतलब है। वैलेंसी 1, यहाँ है 1, क्लोरीन का भी कितना था सर 1, कैसे पता चला, और निशान लगा लो। एक दिया हुआ हाइड्रोजन, तो देख लो H पर क्या था, +1, तो यानी 1 प्लस। Cl कहाँ गया, सल्फर, क्लोरीन, अरे क्लोरीन का दिया ही नहीं क्या, तो क्लोरीन का इन लोगों ने, हाँ क्लोराइड, वही मतलब क्लोराइड, HCl, हाँ हाइड्रोजन क्लोराइड, S, दोनों क्या है 1, तो मैंने लिख दिया 1 उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, क्या बन गया HCl। तो देखो कंपाउंड क्या बन गया HCl। सबका ऐसे ही करना है, H और S देख लो, ये इसका कितना होता है 1, सल्फर का होता है 2, और मैच कर लो एक बार, एक दो मैच करवा देता हूँ। हाइड्रोजन का तो रट लो, हाइड्रोजन का तो होता ही है, सल्फर का देख लो, इस पे चार्ज कितना होता है 2, तो माइनस माइनस नहीं लगाना है आपको, सिर्फ नंबर से मतलब है। क्रॉस मल्टीप्लाई देखो क्या बन गया
कोई भी ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम पे होता है 2, इस पे होता है 2, तो एक्चुअल में तो क्या बना था Ca2O2, बट हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ना। अगर रेशियो कितना है 2:2, तो कट कर दो कितना हो जाएगा 1:1, इसलिए हमेशा ऐसे लिखा जाता है। हाँ, इसको भी देखो, ये एल्युमिनियम Al2O3, बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से केम करना है पूरा, तो आप इसका भी रट सकते हैं, मैंने जो बताया है आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक, ये अगला, तो यहाँ आपको और भी चीज़ें हैं दो। ठीक, ये अच्छा, यहाँ एक और चीज़ है, देखो पूरा आपको उन्होंने कहा कि जब पॉली एटॉमिक आयन होगा, ध्यान से देख लो, Na एक है, NO3 पूरा क्या है एक, तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि कैल्शियम एक है और OH कितनी बार है 2 बार है, देखो ध्यान से, OH कितनी बार है 2, अब आपको ब्रैकेट लगाना है, आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। बात समझ में आ गई ना, इस तरीके से नहीं लिखना है, पूरी बात समझ में आ गई। तो ये अलग अलग नाम देख लो, अमोनियम सल्फेट, तो जब नाम याद हो जाएगा तो आपको पूरी कहानी और हर एक सिंबल और सारी बातें याद आ जाएंगी, दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा हुआ उसको कर लेते हैं। पहला, सोडियम ऑक्साइड, तो हमने कहा सर ये तो आसान है, सोडियम ऑक्साइड, राइट डाउन द फार्मूला, तो आप बना लेना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सोडियम ऑक्साइड Na2, डायरेक्ट फार्मूला आप बनाइएगा। एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है एल्युमिनियम क्लोराइड, तो Al एल्युमिनियम 3Cl आता है, एल्युमिनियम क्लोराइड। सोडियम सल्फाइड, तो ये क्या हो जाएगा Na2S, बाकी आप मैच कर लीजिएगा बना के। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बना हुआ है MgOH ट्वाइस, बात समझ में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। और अच्छा ऊपर भी है, ओके। राइट डाउन द मास ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, क्या नाम है, तो पहला देख लो, ए से क्या है पूरा नाम, एल्युमिनियम, तो मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट। अच्छा मैं नाम बोल देता हूँ ना, आप एक काम करना, आप सुन लो। कैल्शियम, ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा के से यानी पोटेशियम, और ये क्या हो जाएगा सल्फेट, के से पोटेशियम, NO3 से नाइट्रेट, सी है कैल्शियम और सी क्या हो जाएगा कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। केमिकल फार्मूला क्या बताता है, अब ये क्वेश्चन एक है, व्हाट इज द मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला, इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जो आपको बताता है नंबर एंड काइंड ऑफ एटम। तो एक तो क्या है, एक तो रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान से देखना, ये एक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल फार्मूला ये है, नंबर एंड की कह कौन कौन से एटम हैं, कितने नंबर हैं, नंबर कौन कौन से नंबर हैं, किस टाइप के एटम इसके अंदर है, नंबर है ना, ये बताता है, कंबाइन किए हुए हैं। दूसरा एक मोल बताता है, ये आपको ये अलग सिलेबस से एनसीईआरटी काट दिया गया है, बस है 1 मोल बताता है आप कि कितना मोल कंबाइन हुआ है, वो है। मोलर मास बताता है पूरा का पूरा कि यार कितना मोलर मास है, ओवरऑल मोलर मास क्या है वो बताता है पूरा, है ना। चलो अगला पूछा है हाउ मेनी एटम, किसमें कितने एटम हैं, दिख रहा है H2, तो 2+1 यानी 3, इसमें कितने हैं, 1 फास्फोरस के, 4 ऑक्सीजन के, तो इसमें हो गए 3, इसमें हो गया 5, बस खत्म, बात समझ में आ गई। अगला मॉलिक्यूलर मास, खत्म। वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट एटॉमिक मास, आपने एटॉमिक मास पढ़ ही लिया है, तो यहीं से आता है मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास का मतलब एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास का मतलब मॉलिक्यूल का मास। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस द सम ऑफ द एटॉमिक मास, भाई सभी एटम को जोड़ दो, सभी एटम को, भाई एक क्लास में एक बच्चा है उसका मास, क्लास में 40 बच्चे हैं अलग अलग, सबके मास को जोड़ दो, कहानी खत्म। तो रिलेटिव मास, एटॉमिक मास, रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, एक्सप्रेस इन द एटॉमिक मास यूनिट, आसान है। जैसे H2O एग्जांपल देखो, H2O तो हाइड्रोजन का अभी आपको शुरू में लिया, हाइड्रोजन का होता है 1U, ऑक्सीजन का 16U, टोटल कितना हो गया सर, दिख रहा है यार, हाइड्रोजन कितने हैं 2 + 16 यानी 18, HNO3 का फाइंड आउट कर लो सर, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 3 है ना, 3 ऑक्सीजन है, 16 × 3 यानी 48 हो गया। अगला आ गया फार्मूला यूनिट मास, क्या मतलब इसको भी समझ लेते हैं। द फार्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम, सेम है, एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड, है ना, वो मॉलिक्यूल था या फार्मूला यूनिट है, फार्मूला यूनिट एक ही चीज़, अलग नहीं कोई बात। फार्मूला यूनिट मास इज द कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, पर डिफिनीशन अलग है, वो फार्मूला, ये फार्मूला के लिए, वो मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट सेम करेंगे, सेम तरीके से करेंगे, है ना। जैसे ये फार्मूला हो गया किसका, ये ना NaCl का फार्मूला है, Na का कितना हो गया 1 है तो 23, Cl का 35.5 हो गया। CaCl2 कैल्शियम का कितना होता है भैया, कैल्शियम का होता है 40 और Cl2 का होता है 35, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई 2 है, तो ये आपका आ गया। अब यहाँ आप फाइंड आउट कर लो सबका अपना अपना, जिसका जिसका है सबका, यहाँ पे देखो ध्यान से, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ
H2। अब बताओ H2 है ना, क्या करोगे? H2 देखो ध्यान से, हाइड्रोजन कितना होता है? अच्छा यूनिट किस में होती है? देखो ये इसका 1 × 2 बराबर 2U। ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 × कितना होता है? 16, यानी हो गया, U लगा देना। क्लोरीन का 2 × 35.5। CO2 कितना हो जाएगा? ये तो CO2 12 प्लस 2 × 16, 16 दूनी 32, 12 44 हो गया। CH4 कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 × 4, 12 4 कितना हो गया? 16। इसका कर लो, कार्बन का होता है 12, कार्बन है कितना? 2, तो 12 दूनी 24 प्लस क्या है? हाइड्रोजन का 1 × 6 हो गया, 24 6 30। ये वाला कर लो अलग से। इस कार्बन का होता है 12, तो 12 × 2 यानी 24 प्लस 4 कितना हो गया? हाइड्रोजन यानी 28 हो गया। NH3 14 3 17। ये कर लो, ये वाला कर लो अलग। कहाँ करें इसको यहाँ कर लो। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का हो गया 3 यानी 3 है ना, प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 प्लस 1, तो 12 3 15, 15 1 16, 16 16 32 हो गया। अब ये आपको दिया हुआ है ZNO Na2O K2CO3, सिर्फ सबका पुट करना है, आप आंसर खुद निकालिएगा। बात समझ में आ गई ना? चलिए, तो यहाँ तक पूरी कहानी आपको हो गई। अब एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है कि नहीं करना है उसको बताइएगा, तो उसको अलग से हम बताएंगे। अभी आपके लिए क्वेश्चन आसान है, हाँ थोड़ा सा टफ हो सकता है। ये वाला पहला क्वेश्चन खाली टफ हो सकता है, पहला क्वेश्चन आपको टफ हो सकता है। हिंट आपको दे दे रहा हूँ पहले का। हिंट क्या करता हूँ, आपको एक हिंट प्रोवाइड कर देता हूँ, एक हिंट आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। और हिंट ये है आपका, मान लीजिए आपका जिसका परसेंटेज, हमेशा के लिए परसेंटेज, जिसका परसेंटेज पूछ रहा है उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर। जिसका परसेंटेज पूछ रहा है उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर। नीचे क्या कर देंगे? कंपाउंड, टोटल कंपाउंड का मास रख देंगे और 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई ना? तो बोरान का आपको किसका किसका पूछा गया है? एक तो बोरान का, तो बोरान का दिया हुआ है, तो बोरान का आ जाएगा 40%। एक 40% आ रहा है, एक ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा? 60% आ जाएगा। बस समझ में आ गई? तो बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बताइएगा वीडियो कैसा